मैं अमित बालियान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान 2.2 आज हम पर। बात करेंगे उस युद्ध के बारे में जिस युद्ध में एक भी गोली नहीं चली और यह युद्ध उन महाशक्तियों के बीच में था जो चाहे तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। वे महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी? पहली थी अमेरिका और दूसरी थी रूस। इन दोनों में एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी कि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया उसके नियम कानूनों पर चले और रूस चाहता था उसके नियम कानूनों पर चले। कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1945 में और यह ख़त्म हुआ था 1991 में, यानी कि 1945 से लेकर 1991 तक यह युद्ध चला। और यह युद्ध चला, अमेरिका को पहली दुनिया कहा गया था और रूस को दूसरी दुनिया कहा गया था। अब भारत यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज था कि वह पहली दुनिया में जाए या दूसरी दुनिया में जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या सोचा, यार ना तो हम पहली दुनिया में जा रहे हैं ना हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, आप दोनों लड़ो, हम आपको बैठकर देखेंगे। तो उसी समय क्वेश्चन बन जाता है हमारे कि गुटनिरपेक्ष की स्थापना किसने की थी? जो गुटनिरपेक्ष दल था वो किसने बनाया था? गुटनिरपेक्ष दल की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या था कि आप लड़ो, हमें कोई लेना देने। कहने की बात है भाई तुम दोनों लड़ो और हम बैठकर देखेंगे, हम किसी के साथ नहीं है। पर यहाँ पर एक कंडीशन बन गई क्योंकि पूरी दुनिया में एक अकेला भारत था जो गुटनिरपेक्ष था और सारे ऐसे में फंसे हुए थे। तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडोनेशिया को कहा कि यार तुम छोटे मोटे देश हो यार, तुम क्या करोगे लड़ाई में भाग लेकर, तुम हमारे गुटनिरपेक्ष में आ जाओ, बच जाओगे। तो इंडोनेशिया ने क्या करा, इंडोनेशिया भारत के साथ हो गया। इस तरफ से इजिप्ट था वो भारत के साथ हो गया और वाकशीलविया था ये भी भारत के साथ हो गया। तो गुटनिरपेक्ष में अब 4 सदस्य हो चुके थे, 4 सदस्य हो चुके थे। जो मिस्र का उस टाइम मतलब जो मिस्र का राजा था वो था कर्नल नासिर। क्या था? कर्नल नासिर। और नासिर झील जो है वो कर्नल नासिर के नाम से ही मिस्र में है। और इंडोनेशिया का जो उसमें प्रधानमंत्री था वो था अमदाद। और यूकी साल्विया में जो प्रधानमंत्री था वो था उस समय मार्शल टी मार्शल टीटे वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और यह जो मतलब गुटनिरपेक्ष है, गुटनिरपेक्ष एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो पूरे उस समय का जो 1960 यानी कि 1960 से 1961 तक चला, मतलब पूरे 1 साल यह आंदोलन चला था। यह आंदोलन पूरे 1 साल चला था, आंदोलन चलता रहा। पर इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करा यार, मतलब वही वाली बात है। देखो जब किसी दो महाशक्ति जब दो बड़े आदमियों के बीच में युद्ध होता रहता है ना, तो देख जो छोटे मोटे देश होते हैं उनको ना थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। क्योंकि देखो अमेरिका तो एक ऐसा है कि अमेरिका कभी किसी का नहीं उठता भाई। अमेरिका हाँ कर देता, पीछे मना कर देता। आप अभी का देख लो, यूक्रेन को कहता है कि तुम्हें फुल सपोर्ट देंगे, क्या कर रहा है यूक्रेन के लिए? बेचारा बर्बाद हो गया यूक्रेन। आप खुद देख सकते हो। चलो यूक्रेन की वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो अब जो पंडित जवाहरलाल यानी पंडित जवाहरलाल को छोड़िए, हम भारत की बात करते हैं। भारत ने रसिया से हाथ मिला लिया, जो नोट पब्लिकली मिला, चोरी से मिला। कहा कि दुनिया की नज़रों में हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, पर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हमें बताना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है। वैसे रूस के पास बहुत विशाल सेना थी, पर प्रॉब्लम क्या आ गई थी? प्रॉब्लम ये हो गई थी जो उसका यहाँ पर काला सागर है ये बर्फ़ से पूरी तरह से कवर्ड हो गया था, ये आप यहाँ से जा नहीं सकते थे। तो उसी दौरान रूस ने सोचा क्यों यार, यहाँ से तो जा नहीं सकते, चलो यहाँ से समुद्र के मार्ग से होते हुए ऐसे यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पर सीधा हमला कर देंगे। अब आपके दिमाग में एक बात है तो यार जब रूस के पास एयरफोर्स भी थी, नौसेना थी, तो क्यों ना एयरफोर्स से स्ट्राइक किया जाए। देखो जो एयरफोर्स होती है वो 200-300 किलोमीटर की रेंज में रखे जाए तो तभी फायदेमंद होती है। अब 1-1.5 लाख किलोमीटर अगर चलना पड़े तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूर की लड़ाई में जब भी काम आएगी वो हमेशा नौसेना ही काम आएगी। नौसेना के पास बड़े बड़े जहाज होते हैं, पनडुब्बियाँ होती है, ठीक है, एयरक्राफ्ट होते हैं। तो क्या करते हैं, तो उसमें मतलब एयरफोर्स काम नहीं आने वाली। मतलब दूर के युद्ध में एयरफोर्स काम नहीं आती है। एयरफोर्स सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, स्ट्राइक के लिए, मतलब तोड़ तबाही के लिए। मतलब जैसे कि मान के चलो कि युद्ध हो रहा है, कश्मीर में युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कश्मीर में युद्ध हो जाए तो वहाँ पर हम एयरफोर्स भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा युद्ध यूनाइटेड अमेरिका के साथ हो जाए तो डायरेक्ट देख, यहाँ से डायरेक्ट कैसे हमला करेंगे इतनी दूर? यार पायलट है, चलाएगा, थक जाएगा, फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, इंटरलॉक फ्यूल
फील करना पड़ेगा। तो हम कहीं अगर हमें अमेरिका के साथ में युद्ध करना पड़ा तो हम समुद्री मार्ग का सहारा लेंगे और यहाँ पर जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, हमारे जैसे INS विक्रांत है, ये मतलब एक्सेट्रा जहाज है, पता नहीं कौन सा जो भी है, ठीक। तो यहाँ पर खड़ा करेंगे, यहाँ से पहले तो स्ट्राइक करेंगे, फिर अपनी थल सेना उतार लेंगे और थल सेना एयरपोर्ट बना कितना 24 से 32 से 48 घंटे में एयरपोर्ट तैयार कर देंगे और फिर वहाँ पर क्या है, चलो भाई अपना स्टेशन तैयार हो जाएगा। तो ऐसे काम आती है, ठीक है। एयरफोर्स कभी भी दूर की लड़ाई में काम नहीं आती है, नहीं आती है। तो जैसे ही रूस ने आ जाने की सोची तो इसकी भनक लग गई अमेरिका को। अमेरिका सोचा यार ये तो गलत हो जाएगा, अब कैसे करे, अब कैसे करे। तो यार यहाँ पर कन्फ्यूजन सा हो गया थोड़ा सा कि यार करे तो करे क्या करे। तो उसने ने सोचा कि क्या हुआ, चलो भारत से बात करते हैं, भारत तो अपनी सहायता करेगा ही, पर उसे क्या पता था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले से प्लानिंग बनाकर बैठे हैं। तो जैसे ही अमेरिका भारत के पास आता है और कहता है कि भाई बात ऐसी है, देखो हमें ना रूस पर निगरानी रखनी है और अपना हमारा यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन स्थापित करा लीजिए। तो भारत ने कहा देखो भाई आपको साफ साफ पता है कि हम हैं NAM, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट के सदस्य हैं, हम आपको ये नहीं कर सकते। क्या मतलब हम ऐसे हम रूस के लिए हैं ऐसे ही तुम्हारे लिए, हम इसमें भागीदारी नहीं ले सकते, सॉरी फॉर दैट एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इसके लिए माफ़ कीजिए। तो इसी दौरान सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गया लगाएगा। तो जब ये अमेरिका ना बैकअप प्लान जरूर रखता है, तो उसने क्या करा, चलो भारत ने मना की तो चलो क्या करते हैं, श्रीलंका का सहारा लेते हैं। चलो मैं श्रीलंका का मैप ओपन कर लेता हूँ जिससे कि बड़ा सा श्रीलंका दिख जाए। देखो ये हमारा ये श्रीलंका है, तो ये श्रीलंका है। तो क्या करा श्रीलंका में इसने ना, श्रीलंका में इन्होंने, तो अमेरिका के पास पैसे कमी तो थी नहीं, तो अमेरिका ने क्या करा श्रीलंका में विकास कराना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, प्लांट लगवाए, पावर प्लांट लगवाए, आदि लगाने लगे। तो श्रीलंका खुश होगा, अरे क्या बात है यार, अब इतना बड़ा देश हमारी सहायता कर रहा है। पर ये श्रीलंका भूल गया था, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के बदले में एक्शन देना पड़ता है। अगर आपसे कोई 2-4 दिन 15 दिन महीने 1 साल कोई बात करता है ना, अच्छे से बात करता है, तो उसका मतलब है ना कि आपसे कोई जितना बड़ा यानी जितना ज़्यादा कोई आपके लिए करेगा वो उसका उतना ही बड़ा एक्सचेंज आपसे चाहता है, इतना ही बड़ा एक्सचेंज चाहता है। श्रीलंका को नहीं पता था कि ये हमारे मतलब जो हवन टोटा बंदरगाह है वहाँ पर अपना ट्रांसमिशन टावर स्थापित करना चाहता है, ठीक है। तो कुछ दिन बाद जब इतनी हो गई तो उसने क्या कहा, अमेरिका ने कहा कि भाई बात देखो ऐसी है, हम आपके यहाँ ना एक रेडियो स्टेशन लगाना चाहते हैं आपके हवन टोटा बंदरगाह, या यहाँ पर इसका ना हवन टोटा बंदरगाह यहाँ पर है, हवन टोटा बंदरगाह पर रेडियो स्टेशन लगाना चाहते हैं। तो कल कोई बात नहीं लगाओ, पर उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो अमेरिका के पास पैसे की कमी कहाँ थी, कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप टैक्स ले लेना, हम टैक्स देंगे आपको। अब इसकी भनक जैसे ही रूस को लगी, अब रूस ने सोचा यार ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार, अब क्या करा जाए, ऐसे तो यार हम उसकी निगरानी में आ जाएंगे। तो जैसे ही इसकी भनक रूस को लगी तो रूस ने कहा भारत को, देख भाई, देख भाई तुमने वादा किया था कि तुम मतलब हमारी सहायता करोगे, तो कैसे भी कुछ भी करो, कैसे भी कुछ भी करो, अमेरिका का जो मतलब रेडियो स्टेशन है वो यहाँ पर लगना नहीं चाहिए। तो भारत ने कहा चलो ठीक है भाई हम कोशिश करेंगे, इस बारे में कोशिश करेंगे। तो वो कहते हैं ना जब आप कभी कभी किसी की सहायता करने की कोशिश करते हैं ना और उस समय ना किस्मत भी मेहरबान हो जाती है कभी कभी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि एक प्रभाकरण नाम का व्यक्ति था, श्रीलंका में रहता था प्रभाकरण। प्रभाकरण का नाम आपने पहले भी मुझे लगता है सुना होगा। प्रभाकरण नाम का एक व्यक्ति था, उसने श्रीलंका में विद्रोह कर दिया, श्रीलंका में विद्रोह कर दिया। उसने क्या करा कि एक अलग देश की मांग रख दी कि भाई मुझे तो अलग देश दो। मतलब ये ना जो प्रभाकरण था ये तमिल का मूल था, मतलब तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु का मूल था। उसने वहाँ पर विद्रोह कर दिया और ये इसने एक स्थापित, इसका मतलब इसका जो ग्रुप था उसका नाम था LTTE। इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इला। और सबसे बड़ी खास बात क्या थी, हाँ इसका झंडा भी था, उसके झंडा पता किसका चिन्ह था, यानी कि इसकी पिक्चर थी बाघ यानी टाइगर की पिक थी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात थी यह उस समय का एकमात्र ऐसा आतंकवाद संगठन है, यानी कि श्रीलंका के अनुसार ये आतंकवाद संगठन ही था, एकमात्र ऐसा आतंकवाद संगठन था जिसके पास खुद की एयरफोर्स थी। क्या थी, इसके पास खुद की एयरफोर्स थी, ठीक। अब देखो कितना मतलब कितना शक्तिशाली था, इसके पास खुद की एयरफोर्स थी यार। हाँ
सो इंटरेस्टिंग पॉइंट। और उसने क्या करा, तो इसी बात का फ़ायदा उठाया भारत ने कोई बात नहीं, प्रभाकरण बात अच्छी है भाई, तुम युद्ध करो, हम आपको हथियार देंगे, हमारा तुम्हें सपोर्ट है, युद्ध करो। अब वही वाली बात है, कोई पीछे से कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति आपको सहारा दे दे तो क्या होता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए क्या करा, प्रभाकरण ने श्रीलंका में तबाही मचा दी। AK-47 लगा लेकर धड़ाधड़ धड़ाधड़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, और करते करते इसने क्या किया, इसने जो सॉरी जो ये हमारा श्रीलंका है, इसके 70% जो उसका 70% भाग था उस पर कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। अब श्रीलंका को टेंशन होने लगी, यार क्या करें, कैसे इसको उठाए, ऐसे तो हमें मतलब हमारे ही देश से हमें बाहर निकालने के। तो उसने कहा भारत को, देखो भाई हमें नहीं पता तुम इसको कैसे हटाएगा, जो तुम कहोगे जैसे तुम कहोगे ऐसे करेंगे, बस इसको लिट्टे को ख़त्म कर दीजिए आप। और स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि भारत खुद लिट्टे को हटाना चाहता था। यदि लिट्टे सफल हो जाता, देखो कंडीशन थी यहाँ पर, यदि लिट्टे सफल हो जाता तो जो तमिल है, देखो तमिलनाडु में तमिल का मूल था, तमिल वालों का इन लिट्टे से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा लगाव था। यदि ये सफल हो जाता तो होता क्या, ये पूरा यानी कि ये भी एक कश्मीर जैसा मुद्दा ही बन जाता। जैसे मतलब अब देखते हो कि लोग कश्मीर में रहते हैं पर फेवर किसका करते थे, किसका करते थे, पाकिस्तान कर देते। तो यही वाली कंडीशन यहाँ पर बन जाती। तो भारत भी अब लिट्टे को हटाना चाहता था, लिट्टे को हटाना चाहता था। ठीक है, और अब भी कंडीशन कुछ ऐसी है, अब की बात, अब फिलहाल की यानी करंट में बात करें, अगर अब भी भारत सरकार यानी कि भारत सरकार श्रीलंका के लिए कुछ भी अच्छा कार्य करती है तो मतलब जो तमिलनाडु यानी तमिल के निवासी है ये उसका विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब प्रधानमंत्री यानी कि जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, गठबंधन की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब यहाँ पर वार्तालाप यानी कि बातचीत के लिए गए थे, जैसे मोदी जी जाते रहते हैं, तो जो तमिल वाले थे, तो तमिलनाडु था इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया था, गठबंधन तोड़ दिया था। क्या देखिए, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, हम वहाँ पर जाने नहीं देंगे तुम्हें, आपने गलत किया है। एक और घटना हुई थी कि चेन्नई में मैच होने वाला था, चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे, मद्रास में मैच होने वाला था और श्रीलंका से खिलाड़ी आने वाले थे। और तो उस समय मद्रास वाले ने मद्रास यानी चेन्नई में इसका विरोध कर दिया गया था, कि श्रीलंका खिलाड़ी यहाँ नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन गई थी। तो क्या करा, राजीव गांधी ने आदेश दिया कि जाओ भाई, अपनी थल सेना और वायुसेना भेजी और जाकर लिट्टे को ख़त्म कर दिया। उसके कुछ सदस्य बच्चे थे जो मैन प्रभाकरण भी बच गया था, पर प्रभाकरण अब समझ गया था कि ये सारा करा धरा भारत का ही है, भारत ने हमारा इस्तेमाल किया था। अब देखो अमेरिका का फ़ोन आता है श्रीलंका के पास, क्या हम अपना ट्रांसमिशन टावर लगाए, नहीं, टावर कुछ नहीं लगाना है यहाँ पर, यार हम पहले ही अपनी स्थिति से निकल रहे, हमें नहीं जाए टावर और किसी का। प्रभाकरण समझ गया था कि हमें उकसाया और हमें फंसाया और हमारा इस्तेमाल कर चलेगा भारत, बड़ी बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, इसका बदला तो हम लेंगे। और जबकि बात है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और प्रभाकरण ने राजीव गांधी को टारगेट पर ले लिया, ठीक है, चलो टारगेट पर लेने के बाद हुआ क्या वो बताएंगे। और अब स्थिति ऐसी बन गई थी कि हम श्रीलंका के भी दुश्मन बन गए थे और लिट्टे के भी दुश्मन बन गए थे, क्योंकि श्रीलंका को भी पता चल चुका था कि भारत ने ही लिट्टे को भड़काया हमारे खिलाफ, उसी ने इसको सपोर्ट दिया। और लिट्टे भी समझ गया था कि इसने हमारा इस्तेमाल किया। तो जब राजीव गांधी सलामी लेने के लिए श्रीलंका गए थे, मतलब शस्त्र सलामी लेने के लिए श्रीलंका गए थे, मतलब श्रीलंका में शस्त्र सलामी लेने के लिए लंका गए थे, तो उसी दौरान मतलब जब सलामी दे रहे थे, हाँ एक बात होती है कि सलामी के दौरान जो बंदूक होती है उसमें गोली नहीं होती, तो वहाँ का ही एक सिपाही था, मतलब जो सिपाही था वहाँ का एक, जब सलामी दे रहे थे तो उसने मतलब जो राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके ना मतलब शोल्डर मतलब कंधे पर बंदूक जो बट होते हैं ना पिछला हिस्सा था, वो मार से उनका कंधा तोड़ दिया था, उनका कंधा तोड़ दिया था। मतलब इतना गुस्सा था, मतलब चाहते अगर गोली होती ना तो सच में जभी उड़ा देते, ठीक है, जभी उड़ा।
तो उसके बाद मद्रास में एक कॉन्फ्रेंस मतलब एक मीटिंग मतलब एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कौन? राजीव गांधी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तो उसी समय एक ह्यूमन बम बनकर एक वो महिला आई थी जिसका नाम नलिनी था। नलिनी उसका नाम था, तमिल की मूल निवासी थी वो, ठीक है ना। तो ह्यूमन बम बनकर आई थी और राजीव गांधी के पैर छूने के लिए, जब मतलब पैर छूने के लिए आई, तो जैसे उसने पैर छुए तो उसने ट्रिगर दबाया और खुद भी मर गई और भाई राजीव गांधी जी का भी वहीं पर देहांत हो गया था। अब भारत को अमेरिका ने भी टारगेट पर ले लेता, क्योंकि अमेरिका को पता लग गया था कि यार ये साला जो हमारा ट्रांसमिशन टावर का प्लान है ना, ये भारत ने ही ख़त्म करवाया। किसने? भारत ने ही ख़त्म करवाया है, ठीक है। तो अब अमेरिका मतलब ये श्रीलंका से दुश्मनी हो गई, लिट्टे से दुश्मनी हो गई, हमारे एक प्रधानमंत्री खो गए इसी के बीच में। देखो क्या, अब आप मुझे बताओ, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, अब मेरे एक आपसे क्वेश्चन है, हमारे प्रधानमंत्री श्री मतलब राजीव गांधी जी चले गए, लिट्टे पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, मतलब जितने भी सदस्य सारे ख़त्म हो गए, तो आप बताओ अमेरिका ने कोई गोली चलाई? नहीं चलाई। रूस ने कोई गोली चलाई? नहीं चलाई। दोनों बैठे थे, मर गए। मतलब कहने का वो था कि यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें जिसमें दो देश यानी कि दो महाशक्तियों के बीच हुआ, पर इन दो महाशक्तियों ने एक भी गोली नहीं चलाई, फिर भी दुनिया में लाशों के ढेर लगे। अभी तो और लगेंगे, रुकिए, अभी और लगेंगे। तो हुआ क्या, अमेरिका के टारगेट पर अब कौन आ गया? भारत। भारत ने सोचा यार ये कैसा हुआ, ये कैसे हुआ। अब रूस से तो देख हमारी दोस्ती हो ही गई थी, उस दोस्ती के बारे में आपको बात भी है, बताऊंगा, वो बात की बात है, वो बात का टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब अमेरिका ने फिर दिमाग लगाया कि क्या करे यार, कैसे कर कर यानी कैसे करके इंडिया को बर्बाद किया जाए, कैसे कैसे, क्योंकि देख थल सेना से आएगा तो हमारा उस टाइम INS विक्रांत हमारे पास था और पनडुब्बी भी थी हमारे पास में, यानी शक्तिशाली तो हम भी थे, और दूसरी बात हमें रूस का समर्थन था। तो ऐसे तो हो नहीं सकता था, मतलब इतनी दूर से अटैक करने के लिए, इतनी दूर से अटैक करने के लिए कोई नहीं आता। अब एक बेस ढूंढते हैं कि वही वाली बात है, पड़ोस में रहो और जब नाश करो जिसका करना है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने टारगेट बना नेपाल को। किसको? नेपाल को। ये हमारे यहाँ पर नेपाल है, नेपाल को टारगेट बना, ठीक है। नेपाल में उस समय ना नेपाल में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वहाँ की जलवायु कुछ ऐसी थी, वहाँ पर ना आंखों में प्रॉब्लम ज़्यादातर हो जाया करती थी, मतलब आंखें खराब हो जाती थी। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, जो ये हमारे यहाँ जो सॉरी हमारा नहीं है ये नेपाल है, नेपाल में क्या किया, आइस के ऑपरेशन शुरू कर दिए, आंखों का मतलब आंखों के अस्पताल स्थापित कर दिए, स्कूल कॉलेज ये मतलब जो जो भी आवश्यक चीज़ें थी वो सारी शुरू कर दी। तो यार मतलब ये खुश हो गए यार, क्या बात, मतलब वही वाली बात है, कोई भी गरीब व्यक्ति है, कोई बड़ा आदमी उसकी सहायता करने लगे तो मतलब कुछ तो होना ऑटोमेटिकली है। पर ये बात को भूल जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हर चीज़ का एक्सचेंज लगता है। अगर आपको कोई 10 रुपया दे रहा है तो वो आपसे कुछ लेना चाहता है, बिना लेने देने के लिए कोई नहीं देता। आपके रिश्तेदार ही आते हैं, रिश्तेदार आते हैं आपको 10-20 रुपये देकर जाते हैं, क्यों देकर जाते हैं? यू रेस्पेक्ट हिम, तुम मेरी इज्जत दो, उनका नाम दो। कोई भाई, अरे वो मेरे फूफा जी आए थे यार, मुझको ना 500 रुपये मिला के दे गए थे, ना अपने नाम के लिए दे रहे हैं ना। अगर आप नहीं देगा जो क्या हुए, अरे आए थे यार 1 रुपया भी नहीं देंगे मुझे, ऐसा कुछ होता है। मतलब हर चीज़ का क्या एक्सचेंज लगता है। देखो दुनिया में कोई भी चीज़ आपको फ्री नहीं मिलती। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, मैं भी कुछ सोच कर ही तो पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे थोड़े पढ़ाता। कोई फ्री नहीं करता, कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। तो नेपाल को इस बात की भनक नहीं थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और अमेरिका का एक वही प्लान था जो मैंने आपको बताया था। तो अमेरिका ने नेपाल से कहा कि भाई क्या बात है, हमें यहाँ पर एक एयरपोर्ट बना, कहना हाँ भाई एयरपोर्ट तो बना लो, पर वही वाली बात है, देख टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स यार अमेरिका के पास पैसे की कमी थोड़ी ही थी। तो अमेरिका ने क्या करा, चलो ठीक है भाई टैक्स बनाते हो। तो वहाँ के राजा ने यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी। इस बात पर चाइना भड़क गया भाई, चाइना भड़क गया, कह रहा अच्छा मेरे सिरहाने पर दुश्मन को ला कर रखेगा तो ठीक है। तो एक बात तो आपको पता है, देखो चाइना कॉपी करने में बड़ा एक्सपर्ट है। चाइना हर चीज़ की कॉपी कर लेता है यार, चाइना कॉपी करने में बड़ा एक्सपर्ट है। तो चाइना ने एकदम कॉपी की भारत की। जैसे भारत ने लिट्टे को ख़त्म किया था, ऐसे ही यहाँ पर एक डर पैदा करने के लिए क्या करा, जब उस समय ना यहाँ पर मतलब चीन में माओ का शासन था। किसका? माओ। माओ मतलब वहाँ के राजा थे, उसका नाम माओ था, ठीक है ना। माओ सूतू वहाँ के राजा थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर कुछ विद्रोही भेजे। कहाँ पर? यहाँ पर कुछ विद्रोही भेजे और यहाँ पर विद्रोह करा दिया। कहते कि राजा का शासन नहीं चलेगा, क्योंकि राजा ने तो मंजूरी दी थी कि राजा का शासन नहीं चलेगा, राजा का शासन नहीं चलेगा। मतलब ये विरोध इतना भीषण होगा, ये विरोध कम से कम 18 साल तक चला था,
ठीक है ना। और इनको मवादी कहने लगे, मवादी होते हैं ना, मवादी, ठीक है ना। और आपको पता होगा ना, जो हमारे देश में नक्सलवादी है, नक्सलवादी मवादियों का अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, मतलब अब यार हर चीज़ अपग्रेड होती है, ठीक है। तो इसी बीच यानी कि इसी बीच अमेरिका कहता है इसका राजा को, तो क्या हम अपना एयरपोर्ट बनाने का कार्य शुरू करें? तो राजा कह रहा है हमें नहीं बनवा एयरपोर्ट वेयरपोर्ट यार, तुम जा भी जाते तो तबाही करते हो यार, हमें नहीं चाहिए एयरपोर्ट, हमें खुद ही बचना है। तो उसने कहा चीन से कि भाई देखो, जैसे यानी कि जैसे भारत ने ना लिट्टो खत्म किया था, आप भी मवादी खत्म कर दो, तो चीन ने सब मना कर दिया, भाई मेरे मवादी है ही नहीं, मैंने तो भेजे ही नहीं। तो भाई देखो, ये इस यानी कि वही वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति आपकी मतलब बिना कुछ सोचे समझे आपकी सहायता करे जा रहा है, तो देख लेना भाई उसका बहुत बड़ी चाल, मतलब आपसे ना बहुत बड़ा कुछ आता है। आजकल ये बहुत होता है, आजकल ये बहुत होता है, ठीक है। तो उसी अब देखो, इसमें एक ही निष्कर्ष आता है, एक ही निष्कर्ष आता है, ये पहली दुनिया थी, ये दूसरी दुनिया थी, और भारत तीसरी दुनिया थी। भारत सेफ क्यों रहा? क्योंकि उस समय हमारे पास एक अच्छा प्रधानमंत्री था, जिसने देश के बारे में सोचा, ना कि अपने मतलब मतलब अपनी लोकसभा सीट मान लो, या फिर प्रधानमंत्री पद मान लो, अपनी पार्टी मान लो, ना, उसने देश की सोची। किसकी? देश की सोची। इसीलिए भारत के लिए एक गुटनिरपेक्ष का निर्धारण किया। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जो बता देता हूँ कि जो शीत युद्ध था किन दो देशों के बीच हुआ था? अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। और ये कब तक चला? 1991 तक, यानी कि 1951 तक, यानी 1991 तक चला। दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इसमें किन किन देशों, यानी कौन कौन से देश NAM यानी नॉन अलाइजिंग मूवमेंट गुटनिरपेक्ष में सम्मिलित थे? एक ना इंडोनेशिया, भारत तो उसका हेड था, मतलब भारत तो एडमिन था। इंडोनेशिया और इंडिया और हमारा इजिप्ट मतलब मिस्र और सैलो लीबिया। सैलो यानी कि यूकी लीबिया बोलते हैं इसको, सैलो लीबिया और यूकी लीबिया दोनों बोलते हैं, ठीक है। यूकी लीबिया का जो सब उस समय प्रधानमंत्री मतलब मंत्री यानी राजा जो भी थे, वो मार्शल टीटे थे। और जो इंडोनेशिया के अमदाद थे, और मिस्र में कर्नल नासिर थे। और कर्नल नासिर से ही वहाँ पर एक झील है जिसको नासिर झील कहा जाता है, वो झील भी वहीं पर है, ठीक है। तो इसमें कितना नस्ल, मतलब इसमें जितने भी व्यक्ति मरे उनकी कोई गणना नहीं की गई थी, मतलब व्यक्ति बहुत मरे थे। पर इसको फिर भी शीत युद्ध इसीलिए कहा गया था, क्योंकि शीत युद्ध इसको इसलिए नहीं कहा गया था कि मतलब यहाँ पर बर्फ पड़ी थी ना, ये नहीं कहा था, क्योंकि जिन दो व्यक्तियों के बीच ये युद्ध हुआ, उन्होंने तो हथियार उठाए नहीं, उन्होंने तो हथियार उठाए नहीं थे, ठीक। तो इस प्रकार बात का ये आज हमारा शीत युद्ध खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैव ए ग्रेट टाइम।